कहते हैं मित्र कि चिरागों का घराना चल रहा है। चिरागों का घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है। नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। कहते हैं मित्र, इतिहास खुद को दोहराता रहता है और इस बार भी इतिहास दोहराने की ही कगार पे है। मैं बात झारखंड की कर रहा हूं। आपको याद होगा मित्र कि आज से 25 वर्ष पहले 1997 में जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, और वो दिन मुझे याद है 5 जुलाई 1997, जब जनता दल से टूट करके राजद का निर्माण हुआ था और राजद में लालू यादव के जो वफादार थे वो सभी नेता कुछ एक को छोड़ करके सभी जनता दल को त्याग करके राजद बना लिए थे। तकरीबन विधायक जो लालू यादव के समर्थक थे। और ये शुरुआत इसलिए हुई थी कि उस समय की भी परिस्थितियां यही थी। लालू जी को यह शंका थी कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, और उसी के तहत सारी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी लालू जी की ओर से। या 5 जुलाई में 1997 को राजद निर्माण के बाद आपको याद होगा कि आज जो परिस्थितियां झारखंड में है, कुछ वैसी ही परिस्थिति 25 जुलाई 1997 की थी। जी हां, 25 जुलाई 1997 वो दिन था जिस दिन राबड़ी देवी किचन से कैबिनेट तक की सफर तय की थी। जी हां, अगर आपने भूला नहीं होगा तो मैं फिर से याद दिला देता हूं कि 25 जुलाई 1997 को राबड़ी जी के हाथ में बिहार की कुंजी दी गई थी। और मुझे याद है, मैं बहुत छोटा ही था लेकिन अखबारों से बड़ा रिश्ता था। मुझे याद है कि उस समय बड़ी सुर्खियां बनी थी कि राबड़ी जी इसके लिए तैयार नहीं थी और काफी रोना धोना हुआ था। लेकिन श्याम रजक जो लालू जी के बड़े खास थे, विधायक थे, उन्होंने इसी तरह से बैठक बुलाई थी, जो बैठक कल आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अपने घटक दलों का, सत्तारूढ़ दलों का बुलाया है। और उस घटक दलों की बैठक में कल भी कुछ इसी तरह के फैसले होने हैं। जो फैसला श्याम रजक जी के नेतृत्व में हुआ था, उन्होंने राबड़ी देवी का नाम दिया था और फिर उपस्थित सदस्यों ने उस पर मुहर लगाई थी। हालांकि राबड़ी देवी इसके लिए तैयार नहीं थी, काफी रोना धोना हुआ था, लेकिन फिर राबड़ी देवी को यह बात मान लेनी पड़ी। वो मुख्यमंत्री बन गई और अप्रत्यक्ष रूप से फैसले लालू जी की ओर से ही लिए जाते थे, लेकिन राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री बन गई थी। यहां मैं एक और उल्लेखनीय बात आपको बता देता हूं कि राबड़ी देवी इस मायने में ज्यादा 20 साबित हुई कि लालू जी से ज्यादा पीरियड तक उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया बिहार का। और उनका जो रिकॉर्ड है राबड़ी देवी जी का, वो रिकॉर्ड अभी नीतीश जी ही तोड़ रहे हैं। तो ये परिस्थितियां थी। और उस समय भी आपको याद होगा कि वफादारियों में से जो खास वफादार लालू जी के थे, उसमें 2 नाम बहुत आगे चल रहा था। एक थे रघुनाथ झा साहब और दूसरे थे रघुवंश सिंह साहब। आपको याद होगा रघुनाथ झा अभी भी राजद से ही हैं और रघुवंश सिंह साहब अब राजनीति से थोड़े परे हो गए हैं। तो रघुवंश सिंह और रघुनाथ झा, ये दोनों के नाम वफादारियों के लिस्ट में सबसे ऊपर था। और ऐसा लगता था, टीकाकार ऐसा मानते थे कि अगर लालू जी को ऐसी नौबत आई कि कुर्सी छोड़नी पड़ी सीएम की, तो इन्हीं दोनों में से एक व्यक्ति को वो सत्ता की चाबी सौंपेंगे। लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदली और हुआ कुछ ऐसा कि श्याम रजक के नेतृत्व में विधायकों का एक दल की बैठक होती है और राबड़ी जी का नाम प्रस्तावित
किया जाता है श्याम रजक जी के द्वारा, और फिर वहां उपस्थित विधायक उसका अनुमोदन करते हैं और राबड़ी देवी के हाथ में बिहार की सत्ता की कुंजी दे दी जाती है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आप जानते हैं कि अभी झारखंड की भी है, अपने सूबे की भी है। आपको याद होगा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि गांडे की विधानसभा सीट से डॉक्टर सरफराज अहमद जो वहां के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये कयास लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, उनके लिए सीट खाली की गई है। कुंदन उर्फ रजनीश साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रघुवंश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, रघुवंश सिंह इस दुनिया में नहीं है और बहुत अच्छे और बहुत बेहतर लीडर मुझे हमेशा से लगे हैं रघुवंश जी। तो मैं वही बात कह रहा था कि कुछ ऐसी ही परिस्थितियां इस वक्त झारखंड की है। विधायक दल की बैठक होनी है और कल का दिन झारखंड के लिए बहुत ही विशेष दिन होना है, क्योंकि कल ही कांग्रेस के जो पिंटू कुमार कुशवाहा जुड़े हैं, नमस्कार भाई, कि कल ही कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं झारखंड के, उनका भी आगमन सूबे में हो रहा है और कांग्रेसियों की एक बैठक दोपहर में होगी और उसके बाद वो घटक दलों के बैठक में शामिल होंगे। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल की बैठक में ये तय होना है कि आगे झारखंड किस ओर जाएगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कल ही कल्पना सोरेन जी को सदन का नेता चुन लिया जाएगा और शायद महामहिम राज्यपाल को इसकी सूचना जाकर के दी जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि कल क्या होना है ये फिर हम कल बात करेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां अभी सामने नजर आ रही है, कुछ यही परिस्थितियां नजर आ रही है। मुकेश यादव जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि 25 साल पहले की जो परिस्थिति बिहार की थी, मैंने आपको बताया 25 जुलाई 1997 की, जब राबड़ी देवी को सत्ता की चाबी दी गई थी। कुछ वही परिस्थिति, कुछ वही इतिहास झारखंड में दोहराने का है कल का डेट, और कल नहीं तो परसों या 5 जनवरी तक कुछ ऐसे ही वो चीजें दोहराई जाएगी। नमस्कार मुकेश जी। और यहाँ पे मैं एक बात और उल्लेखनीय कर रहा हूं कि लिखी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, साइन करना आता था उनको, और कल्पना सोरेन जी जो है वो ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक प्ले स्कूल चलाती है। हालांकि राजनीति से उनका कोई नाता लगाव नहीं रहा है, राजनीति की बड़ी खबरों को जरूर वो देख लेती होंगी या अपने पतिदेव से डिस्कशन करती होंगी, लेकिन राजनीति से उनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहा है। वो एक प्ले स्कूल चलाती हैं और खास जो उनका समय जाता है वो अपने बिजनेस को लेकर के जाता है। तो एक बिजनेस वूमन कल्पना जी हैं। आपको मैं बता दूं कि 48 वर्षीय कल्पना जी 1976 में ही रांची उनकी जन्मस्थली है, रांची में ही पैदा हुई। हालांकि वो उनका जो ताल्लुकात है वो मूल रूप से उड़ीसा के की रहने वाली है और उड़ीसा के मयूरभंज एक इलाका है जहां की वो हैं। दूसरी एक बात आ रही है कि वो एसटी समाज से बिलोंग नहीं करती या कुछ जाति को लेकर के कुछ इसी तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब राज्य अलग होता है तो कुछ जातियों का जो मापदंड है वो बदलता है। तो वो मयूरभंज क्षेत्र की हैं उड़ीसा की और एसटी समाज से नहीं आती है, ये बताया जा रहा है। और शायद इसी को देखते हुए एक सुरक्षित सीट, एक जो अनारक्षित भी हो और जेएमएम के लिए सुरक्षित हो, मुफीद हो, तो गांडे सीट को चुना गया है उनको चुनाव लड़ने के लिए। और इसी के लिए सरफराज साहब का इस्तीफा भी आनंद फानंद में स्वीकार कर लिया गया है। हम यहाँ एक बात बता देते हैं कि कल्पना सोरेन जी पढ़ी लिखी महिला है, उनके 2 बच्चे हैं, निखिल और अंश। हालांकि उनका पूरा समय अपने प्ले स्कूल के बिजनेस पे गुजरता है, लेकिन राजनीति परिप्रेक्ष्य में जब ऐसा कुछ होता है तो कोई भी पत्नी पति के साथ देने के लिए आगे उसको आना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां मुझे लगता है कि कल परसों में पैदा होने वाली है। यहां मैं एक बात और बताता हूं कि इसी तरह से
15 वर्ष पहले, और खास बात यह है कि वो भी माह जनवरी का ही था। जी हाँ, 3 जनवरी। आपको याद होगा कि 3 जनवरी को कुछ ऐसा ही सिचुएशन 2009 को अपने झारखंड में भी पहले से हुआ था। जितेंद्र कुमार राय जी को बहुत बहुत नमस्कार। जब शिबू सोरेन जी को यही रास्ता अपनाना पड़ा था, और आपको याद होगा कि उनको तमाड़ से चुनाव लड़ना हुआ था, और तमाड़ के चुनाव में जब मतगणना 8 जनवरी को हुई थी तो उसमें उनकी हार हो गई थी और फिर सत्ता शिबू सोरेन जी के हाथ से चली गई थी। राजा कॉमरेड जुड़े हैं, परिवारवाद की पार्टी है, जेएमएम राजा कॉमरेड कहते हैं। आपकी पार्टी भी इस सत्ता में है साथ में। तो हम ये नहीं कहते हैं कि गांडे विधानसभा चुनाव में क्या फलसफा रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन चुनाव होता है, ये हमें मालूम है। और राजनीति का ऊंट पता नहीं कब किस करवट बैठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम अभी से इस बारे में क्या कहें। हम 2-3 चीजों को और यहां रेखांकित करना चाहते हैं कि जहां इस फैसले को, रॉकी चौरसिया जुड़े हैं, नमस्कार। मोहम्मद मंजूर आलम जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार। जहां कल्पना सोरेन को सदन का नेता या मुख्यमंत्री बनाने के फैसले में जहां घटक दलों में भी थोड़ी रार आ सकती है, और घटक दलों में मुख्यतः कांग्रेस की बात मैं कह रहा हूं कि अभी से जो बातें आ रही हैं क्षण के, वो बात ये आ रही है कि कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री हो। एक बात ये आ रही है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई हो, कल बैठक के बाद समझ में आएगा। राजेश पुद्दार साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार भैया। तो ये कांग्रेस से छन के आ रही है कि उप मुख्यमंत्री की मांग कांग्रेस की तरफ से हो सकती है, और शायद इसी के चलते कांग्रेस की बैठक पहले होने वाली है और फिर मुख्यमंत्री जी के साथ घटक दलों की बैठक होगी। दूसरी बात है कि जो सीनियर्स लीडर्स हैं जेएमएम के, जिन्होंने अपना खून पसीना जेएमएम के लिए बहाया, उस ओर से भी कुछ आशंकाएं हैं। हालांकि जो परिस्थितियां मैं आपको 1997 की बता रहा हूं, उस समय लालू यादव, पिंटू साहू जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार। उस समय लालू यादव के हाथ में सारी चीजें थी। लालू यादव के हाथ में से बाहर कोई चीज नहीं थी। लालू जैसा चाहते थे वैसी ही होनी थी, उसका कोई विरोध उस समय नहीं था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, कुछ यही परिस्थिति है, कुछ ऐसी ही परिस्थिति हम कह सकते हैं। बावजूद कुछ जो सीनियर्स लीडर हैं जेएमएम के, झामुमो के, हो सकता है कि उधर से कोई आवाज सुनाई पड़े। कुमार जितेश रंजन साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत नमस्कार। हालांकि मैं फिर दोहराता हूं कि 1997 में रघुनाथ झा और रघुवंश सिंह 2 व्यक्तियों के नाम आए थे मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन कोई विरोध नहीं आया था। जब राबड़ी देवी का नाम आ गया था तो कोई विरोध नहीं हो पाया था। इस बार क्या परिस्थिति हो सकती है, ये 1-2 दिनों में ये चीजें साफ होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये तो रहे कि भाई घटक दल से कांग्रेस उप मुख्यमंत्री की मांग कर सकता है। दूसरा कि जो जेएमएम के सीनियर्स लीडर्स हैं, वो हो सकता है कल्पना सोरेन की बात पे सहमति मन से दे ना दें। तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि पार्टी में भी, पार्टी तो हो गई, घटक दल हो गए, परिवार में भी थोड़ी सी रार हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे सीता सोरेन जी, जो हेमंत जी के भाभी है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है, वो थोड़ा सा अलग अलग चल रही थी सरकार से, या हेमंत सोरेन से अलग चल रही थी। गोपाल यादव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। और यहां तक अलग चल रही थी कि सरकार के ही खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो राजभवन भी पहुंच गई थी। हम सभी विधायक विहीन हो चुके हैं, राजेश पुद्दार साहब कहते हैं। बस खुशी महीनों की बात है राजेश भैया, और मैं समझता हूं कि आप भी एक उम्मीदवार हैं वहां से। तो सीता सोरेन 3 बार विधायक हैं अभी, और जामा दुमका से ही, जामा एक विधानसभा है जहां से वो तीसरी बार विधायक है। दूसरी बात है वो केंद्रीय महासचिव भी हैं पार्टी की, मुखर लेडी रही हैं, और हमेशा सोशल मीडिया में छाई रहती। उनकी 2 बच्चियां हैं जो दुर्गा सोरेन सेना भी बनाई थी सरकार को आगाह करने के लिए, या प्रेशर पॉलिटिक्स इसको जो भी कहें। तो दुर्गा सोरेन की ओर से की पत्नी सीता सोरेन की तरफ से भी दावे किए जा सकते हैं कि
एक नॉन पॉलिटिकल महिला को मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए, जब मैं केंद्रीय महासचिव हूं और 3 बार से मैं विधायक हूं और मैं इसी परिवार से हूं, तो मैं मुख्यमंत्री के लिए क्यों एलिजिबल नहीं हूं? आखिर मैं अपने से कम उम्र की देवरानी को, और जो कि पॉलिटिकल वुमेन है भी नहीं, मैं उसको मुख्यमंत्री के रूप में कैसे सह सकती हूँ? ये बातें सीता सोरेन जी की तरफ से आ सकती है, ऐसी आशंका है। और दूसरी बात है कि जो हेमंत सोरेन जी के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन साहब, जो अभी दुमका से विधायक हैं, और मैं आपको बता दूं कि पार्टी के यूथ विंग के वो कमांडर हैं, प्रमुख हैं। तो कुछ लोगों का कयास ये भी है कि बसंत सोरेन भी आगे बढ़ सकते हैं अपना नाम देने के लिए। अभी ये सारी बातें पर्दे के पीछे की है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परिस्थितियां साफ होगी। कल की बैठक के बाद ये समझ में आएगा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनना कितना आसान है या कितना दुरूह है। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो संविधान कहता है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार सदन अपना नेता चुन सकता है, बगैर विधायक को भी नेता बना सकता है, और राज्यपाल को जब ये प्रस्ताव दिया जाएगा सदन की ओर से, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में बगैर विधायक के भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ये हमारा संविधान 1641 कहता है। लेकिन वही संविधान का इसी संविधान के 164 का चौथा जो पैराग्राफ कहता है, चौथा जो कॉलम कहता है, वो ये कहता है कि 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को फिर विधायक बन जाना होगा। 6 माह के अंदर उसको विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा, ना कि कहीं से भी चुनाव उसको लड़ करके जीत लेना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री आगे रह सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और सदन फिर दोबारा उसी को नेता चुन लेता है, तो फिर राज्यपाल इसके लिए बाध्य होंगे कि फिर उसी को मुख्यमंत्री मान लिया जाए। हालांकि ये नैतिक रूप से थोड़ा सा पछता नहीं है। सुरेश जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। और अपने दल में भी इसको लेकर के बातें उठ सकती है, विपक्षी भी इसको निशाना बना सकते हैं, तो ये सारी बातें हो सकती है। हालांकि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। अभी हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि कल जो कांग्रेस की बैठक है, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। उस बैठक में मीर साहब आ रहे हैं, जो प्रभारी बने हैं झारखंड के, वो क्या संदेश देते हैं? विधायक जो बैठते हैं कांग्रेस, किशोर वर्मा जी जुड़ गए, नमस्कार। वो वहां से क्या आवाज आती है, क्या मांग आती है सरकार से कि, और अपने जो सत्तारूढ़ पार्टी है जेएमएम से, कि हम उप मुख्यमंत्री लेंगे, क्या लेंगे, क्या मांग आ सकती है कांग्रेस की। दूसरा ये है कि जब घटक दल बैठेंगे मुख्यमंत्री के साथ, गणेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार, तो फिर वहां पे क्या मंथन होकर के क्या निर्णय आ सकता है? कल्पना सोरेन में के नाम पे कितने लोगों की मुहर लग सकती है, और फिर उसके बाद परिवार का मसला भी आ सकता है। दीपक झा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये सारी चीजें अभी है जो एक बैरियर के रूप में जगह जगह नजर आ रही है हेमंत सोरेन के आगे के कदम में। हालांकि आज आपने देखा कि हेमंत जी ने ईडी के 7वें नोटिस का, ईडी के 7वें सम्मन का, नमस्कार दीपक झा जी, उन्होंने जवाब दिया है। मैंने कल भी कहा था कि उन्होंने 6 सम्मनों का जवाब दिया था। राजेश जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। अजय जुड़ गया है, बहुत बहुत नमस्कार भाई। और इस 7वें नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। अब समय गुजर जाने के बाद उन्होंने जवाब आज भेजा है, और वो जवाब के बारे में मुख्यमंत्री खुद बोले कि जो तरीका है सम्मन देने का ईडी का, वो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, जो उन्होंने कहा है। चिट्ठी चूंकि बंद लिफाफे में थी, तो उसके बारे में मैं कुछ अभी बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूं कि हेमंत जी ने ईडी को क्या लिख करके भेजा है, ना ही ईडी इसकी पुष्टि की है कि हमें क्या मिला है। लेकिन दूसरी बात हेमंत जी ने यह किया है कि वो आज अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन जी से मुलाकात की है, अपनी मां रूपी देवी से मुलाकात की है, और इन सारी चीजों को एक क्लाइमेक्स के रूप में, राजनीतिक क्लाइमेक्स के रूप में देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक सिर्फ कटसी मिलना नहीं है, एक आप समझिए कि ये औपचारिकता सिर्फ नहीं है। उन्होंने शिबू सोरेन जी से ये आदेश भी लिया है, चूंकि आदेश तो शिबू सोरेन ही देंगे, कि कल्पना सोरेन को
आगे सदन का नेता बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस बारे में जरूर विचार विमर्श हुआ होगा। हालांकि इस बातें छान करके कोई पुष्टि के साथ नहीं आई है, कोई एविडेंस नहीं है उसका, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बात सच है। इसी बात का कयास लगाया जा रहा है कि शिबू सोरेन जी से उन्होंने कल्पना सोरेन जी के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जरूर गए होंगे और अपनी मां से भी आशीर्वाद लिए होंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूं कि परिवार में भी इसको लेकर के चीजें मतभेद हो सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मां और बाबूजी से इसके लिए आशीर्वाद ले लिया। इम्तियाज जुड़ गया है, बहुत बहुत नमस्कार। तो अब देखिए, कल का जो दिन है, मैं समझता हूं कि झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कल क्या होता है। और इन सारी चीजों से इतर मैं सिर्फ यही बात कहता हूं, पिछले कल के भी एपिसोड में मैंने यही बात कहा था कि जो झारखंड की जनता है, जो सूबे की जनता है, उसके हित की सारी बातें हो। सरकारें बदलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सरकारों का गठन होता है वो जनहित को लेकर के होता है, वो लोकहित को लेकर के होता है। तो वो जनहित और लोकहित की चीजें बनी रहे, हम तो यही आशा करते हैं। और चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन जिस अरमानों के साथ इस झारखंड का निर्माण हुआ है, मैं समझता हूं कि अभी भी वो चीजें अधूरी दिखती है मुझे। सदानंद शास्त्री जुड़ गए हैं, इसलिए अधूरी दिखती है कि जो एक ईमानदार सरकार मिलनी चाहिए थी, जो एक ईमानदार प्रशासन मिलना चाहिए था इस सूबे को, इसका अभाव सभी सरकारों में दिखा है, इस सरकार में भी दिख रहा है। पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। छोटे छोटे कार्यों के लिए दलालों के यहां चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पदाधिकारियों के यहां चक्कर काटने पड़ रहे हैं। छात्रों को जाति आवासीय बनने के लिए चप्पलें घिस जानी पड़ रही है, पैसे जेबें ढीली करनी पड़ रही है, और जमीन के कागजात और म्यूटेशन और रसीद को लेकर के आप क्या कहेंगे? कोहराम सा मचा है। मैं कई बार कहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत सुनहरी है। वो अगर वो योजनाएं सही रूप से धरातल पर उतरे तो मैं समझता हूं कि बहुत लोगों का भला होगा, लाभ होगा। लेकिन उन योजनाओं को कुमार रवि जुड़ गए हैं, जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, रूपलाल दास साहब जुड़ गए हैं। उन योजनाओं को उतारने की जिम्मेवारी जिन पदाधिकारियों और कर्मियों पे है, वो पदाधिकारी और कर्मी हैं। आदित्य जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। भ्रष्टाचार की नाव खेने में लगा हो। अभी आपने देखा कि कैसे शिक्षा विभाग का एक बड़ा पदाधिकारी गिरिडीह जिले में टेबल डेस्क बेचने में उछल कूद मचाता रहा और सत्तासीन लोग उसे बचाते रहे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। कैसे एक रजिस्ट्रार पे 2 लाख रुपए लेकर के मोटेशन करने की बातें सामने आई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने देखा कि कैसे एक नेताजी किसानों के लिए आया हुआ चने को और मकई के बीजों को लेकर के कालाबाजारी की ओर ले जा रहे थे जमुआ से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने देखा कि पूरे एफसीआई में, जन वितरण प्रणाली में, कैसे भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। बैकलॉग में जा रही हैं चीजें, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं कि सरकारें जो भी हों, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसे, जनहित की बातें हो, तो झारखंड का जो निर्माण का जो स्वप्न था, वो स्वप्न पूरा हो सकता है। राजेश जी लिखते हैं, ये सब परिघटना से कई गतिशील योजना प्रभावित हो जाएगा। भैया बिल्कुल योजनाएं प्रभावित होगी, सरकार बदलती है तो योजनाओं पर भी असर पड़ता है, ये बात भी सही है। अमित तिवारी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन सरकार बदल रही है, सरकार नहीं बदल रही है राजेश जी, ऐसा लग रहा है। सिर्फ चेहरा बदल रहा है। अगर बदलनी होगी तो हेमंत सोरेन की जगह पे कल्पना सोरेन आ जा सकती हैं, सीता सोरेन आ सकती हैं, बसंत सोरेन साहब आ सकते हैं, लेकिन सरकार वही रहेगी और सरकार की योजनाएं भी वही रहेगी। उसको अभी मैं नहीं समझता हूं कि अभी बदलना है। हाँ, कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की भी परिकल्पना कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपातकाल भी आ सकता है। लेकिन मुझे ये दूर दूर तक दिखाई
नहीं पड़ रहा है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, जितेंद्र कुमार लिखते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार फैली हुई है। जी हाँ जितेंद्र जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, और भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हर सरकारों में फैला हुआ है, मैं समझता हूं। और इसके लिए जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा जितेंद्र जी, ये बहुत आवश्यक है। और जब तक भ्रष्टाचार छोटे स्तर पे इस तरह से कायम रहेगा, तो सचिन जुड़ गया है, बहुत बहुत नमस्कार सचिन। तो मैं समझता हूं कि योजनाएं धरातल पर उतरनी बड़ी मुश्किल काम होगा। योजनाएं बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन वो धरातल पे सही रूप में उतारना इन्हीं कर्मियों और इन्हीं पदाधिकारियों का कार्य होता है। और अगर यही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो जो जरूरतमंद है, उमेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार, उनको योजनाएं ना मिल करके वैसे गैर जरूरतमंदों को योजनाएं मिलती है जिनको उन योजनाओं की जरूरत नहीं होती है। रविंद्र कुमार राय जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, बहुत देर तक मैं आपके साथ, आप सभी के साथ बना रहा और आपने बहुत समय मुझे दिया, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, खैर मकदम करता हूं, आपका नमन करता हूं। और ऐसे ही आपके प्यार का मैं तलबगार हूं। आप मुझे ऐसे ही समर्थन देते रहें, सुझाव देते रहें कि मैं और किन चीजों, किन मुद्दों पे अपनी बातों को रखूं, और आप भी मुझे सुझाव देते रहें कि मैं इसको और कैसे बेहतर बना सकूं, और ताकि जो चीजें हैं, जो बातें हैं जनहित की, जो बातें हैं लोकहित की, वो बातें मुखर हो सके। उन बातों पे सत्तासीनों को ध्यान आकृष्ट कराया जा सके, उन बातों पे सरकार को और पदाधिकारियों का तवज्जो दिलवाया जा सके। इन बातों को हम लोग कैसे मजबूती से उठाएं, इसके लिए हम सभी को मिल करके आगे बढ़ करके कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें सुहानी हो। बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।